आप इमेजिन करिए कि आप किसी कोर्ट में हैं और जज साहब आपसे आपके बारे में पूछ रहे हों और आप अपना नाम आज़ाद बताएं और अपने पिता का नाम स्वतंत्रता और जहां आप रहते हैं उस जगह का नाम जेल बताएं। तो कैसा रहेगा? और वहां बैठे जज साहब और लोगों का रिएक्शन क्या होगा, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, एक ऐसा नौजवान जो 15 साल की उम्र में जेल जाता है और जिसे कोड़े मारे जाते हैं, और मैं आपको बताऊं उस नौजवान के अंदर देशभक्ति का वो जज्बा जो हर कोड़े पर वंदे मातरम के साथ साथ महात्मा गांधी की जय के नारे लगाता है। और यही नौजवान जब उसके बारे में कोर्ट में जानकारी मांगी गई तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया जिसे सुन आप भी हैरान होंगे। जो अपना नाम आज़ाद बताते हैं, पिता का नाम स्वतंत्रता और निवास स्थान के नाम पर जेल का नाम लेते हैं, और जहां से इनका नाम आज़ाद पड़ गया। और एक ऐसा नौजवान जो खुद को वचन देता है कि मैं कभी अंग्रेजों के हाथ नहीं आऊंगा, और मरते दम तक वह उस वचन को निभाते हैं। तो शुरुआत होती है 23 जुलाई 1906 से, जब भावरा गांव में चंद्रशेखर तिवारी के रूप में अलीराजपुर रियासत के एक ब्राह्मण परिवार में आज़ाद जन्म लेते हैं। अब यहाँ बात ये होती है कि उनकी माँ चाहती थी कि उनका बेटा एक संस्कृत स्कॉलर बने, और उन्हें पढ़ने के लिए बनारस भेज दिया जाता है। लेकिन उस समय आपका 1921 का असहयोग मूवमेंट चल रहा था, जो अपने चरम पर होता है, और वहाँ जाकर वह इसमें शामिल हो जाते हैं। और फिर जो जेल में होता है वो आप लोगों ने सुन ही दिया कि हर कोड़े पर वह वंदे मातरम के साथ साथ महात्मा गांधी की जय के नारे लगाते हैं, और कोर्ट में वह अपना नाम आज़ाद बताते हैं। अब यहीं से आज़ाद की एक रिवॉल्यूशनरी लाइफ की शुरुआत होती है। लेकिन 1922 में आज़ाद निराश हो जाते हैं, क्योंकि 1921 में जिस मूवमेंट में आज़ाद हिस्सा लेते हैं और कठिनाइयों का सामना करते हैं, जहां से उनकी लगभग एक रिवॉल्यूशनरी लाइफ की शुरुआत होती है, लेकिन 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है। अगर हम इस मूवमेंट को स्थगित करने के कारणों को समझें, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को इन्फ्लुएंस करने वाले कई फैक्टर थे। असहयोग आंदोलन आपका 18 मार्च 1919 के रॉलेट एक्ट और 13 अप्रैल 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के रिएक्शन पर होता है, जो आप जानते हैं। रॉलेट एक्ट जो ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट द्वारा पारित किया गया, जिसमें पुलिसकर्मी किसी भी व्यक्ति को बिना कारण के गिरफ्तार कर सकते थे। और जलियांवाला बाग हत्याकांड तब होता है जब कुछ घटनाओं के बाद गांधी के आंदोलन की प्रेरणा और ठोस होती है, क्योंकि सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी पर जब एक विरोध होता है, तो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के पास जलियांवाला बाग में एक बड़ी भीड़ जमा हो जाती है, और कुछ अन्य लोग वैसाखी का उत्सव मनाने भी आए होते हैं। लेकिन वहाँ कुछ और ही हो जाता है कि ब्रिगेडियर जनरल रेजिनॉल्ड डायर की कमान में सैनिक गोली चला देते हैं, और परिणाम स्वरूप होता क्या है कि हजारों प्रदर्शनकारी और लोगों की मौतें हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात कि हम अक्सर जो सोचते हैं कि जनरल डायर ने अपने सैनिकों को आदेश दिया और सैनिक उन लोगों पर गोलियां चलाते हैं जो वहाँ वैसाखी का उत्सव मनाने आए थे। इन सब में उन बेकसूर लोगों का क्या अपराध? लेकिन ये तुरंत भी नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा कि जब कुछ घटनाओं के बाद सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी हुई, तो उनके विरोध में आंदोलनकारियों का एक बड़ा ग्रुप अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के जलियांवाला बाग में पहुंचता है। तो उन आंदोलनकारियों पर जनरल डायर गोली चलाने का ऐलान करता है, जो बैग इंडिया में ब्रिटिश रूल का सबसे नोटोवियस इंसिडेंट है, जिसमें आंदोलनकारी समेत कई बेकसूर लोग मारे गए। एक फैक्टर तो यह रहा। अगर दूसरे फैक्टर की बात करें,
कि गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स में विश्वास खो दिया था और कॉलोनियलिज्म से इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए अभियान चलाने वाले ब्रिटिश रूल के सहयोगी से असहयोगी बन गए। और अब यहाँ से गांधी जी मूवमेंट के माध्यम से अनटचेबिलिटी को समाप्त करने का आह्वान करते हैं, जिसमें कई प्रकार से ऑर्गेनाइज्ड मीटिंग और स्ट्राइक होती हैं। लेकिन गांधी जी का विचार जो भी हो वह अहिंसात्मक तरीके से हो। लेकिन यहाँ तो विद्रोह होने लगे, जिससे ब्रिटिश अधिकारियों को गहरा झटका लगा। लेकिन यहाँ पे एक नरसंहार हो जाता है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के छोटे कस्बे चोरी चौरा में एक पुलिस अधिकारी एक शराब की दुकान पर धरना दे रहे कुछ स्वयं सेवकों पर हमला करता है और वहां जमा किसानों की पूरी भीड़ पुलिस चौकी पर जाती है और पुलिस चौकी में करीब 22 पुलिस कर्मियों को आग के हवाले कर दिया जाता है। अब यहाँ से महात्मा गांधी महसूस करते हैं कि विद्रोह रास्ते से हट रहा है और वह आंदोलन के वायलेंट नेचर से निराश हो जाते हैं और साथ ही 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाता है। अब लेकिन यहाँ आज़ाद निराश हो जाते हैं और उनकी मुलाकात एक युवा क्रांतिकारी मनमथ नाथ गुप्ता से होती है, जो उन्हें राम प्रसाद बिस्मिल से मिलवाते हैं, जो एक रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को बिल्ड करते हैं और फिर आज़ाद एचआरए के लिए मनी कलेक्ट करते हैं। लेकिन हमें यहाँ एक बात समझनी होगी कि जितनी भी मनी कलेक्ट करी गई वो सब गवर्नमेंट प्रॉपर्टी की लूट के माध्यम से करी गई। जैसे 1925 में काकोरी ट्रेन रॉबरी होती है, जिसे काकोरी कॉन्स्पिरेसी भी कहा जाता है। अब यहाँ पे होता क्या है कि 9 अगस्त 1925 को 8 नंबर डाउन ट्रेन शाहजहांपुर से लखनऊ जा रही होती है और जब यह काकोरी से गुजरती है तो उसमें सवार एक क्रांतिकारी राजेंद्र लाहिड़ी ट्रेन को रोकने के लिए इमरजेंसी चेन खींचता है और अन्य क्रांतिकारी भी काबू पा लेते हैं, क्योंकि उस ट्रेन में मनी बैग्स थे, जिसे हम टैक्स कह सकते हैं, जो भारतीयों का ही था और इसे ब्रिटिश गवर्नमेंट के खजाने में ट्रांसफर्ड किया जा रहा था और क्रांतिकारी इसी बैग को लूट के लखनऊ भाग जाते हैं। अब सुनिएगा कि यहाँ पर तक की जो एक घटना है वो सिर्फ एक लूट थी, जिसे काकोरी ट्रेन रॉबरी कह सकते हैं। लेकिन अब यहाँ से बात आती है कि यह रॉबरी काकोरी कॉन्स्पिरेसी कैसे बन गई। चलिए मैं बताता हूँ। उसी ट्रेन में एक वकील अहमद अली, जो अपनी पत्नी को लेडीज कंपार्टमेंट में देखने आता है, लेकिन मनमथ नाथ गुप्ता द्वारा वह मारा जाता है और इस घटना के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट एचआरए के क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करती है और पकड़े गए लोगों में राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ को मौत की सजा सुनाई जाती है और पूरे देश में व्यापक विरोध फैल जाता है। लेकिन अंत में क्रांतिकारियों को फांसी दे दी जाती है और इसी प्रकार एक लूट कॉन्स्पिरेसी में बदल गई। और एक केस और होता है कि 1928 में अंग्रेजी पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या होती है। होता क्या है कि काकोरी कॉन्स्पिरेसी के बाद अंग्रेज क्रांतिकारी एक्टिविटीज को दबा देते हैं, लेकिन 1928 में आज़ाद भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारियों के साथ फिर से एचआरए को पुनर्गठित करते हैं और लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव और भी लोगों के साथ जेम्स स्कॉट की हत्या की साजिश रचते हैं। लेकिन यहाँ पहचान न पाने के कारण जेम्स स्कॉट की बजाय जॉन सॉन्डर्स को गोली मार दी जाती है। हाँ, तो आते हैं आज़ाद पे। तो इन सब चीज़ों के बाद आज़ाद अब कुछ समय के लिए झांसी को अपना संगठन हब बनाते हैं। झांसी से 15 किलोमीटर दूर हनुमान मंदिर के पास एक पंडित बनकर रहते हैं और वहाँ उनकी मुलाकात मास्टर रुद्र नारायण सक्सेना से होती है और आज़ाद कई सालों तक उनके घर में रहते हैं। और आपको एक बात बताएं कि जो हम चंद्रशेखर आज़ाद की इमेज सोचते हैं तो हमारे मन में क्या आता है? वही ना कि एक व्यक्ति हाथ में बंदूक पकड़े हुए और दूसरे हाथ से मूंछों को पकड़ता है, यही तो इमेज आती है। तो यह इमेज भी उनके दोस्त रुद्र नारायण ने बनाई थी।
और ऐसा भी कहा जाता है कि अंग्रेजों के पास आज़ाद की कोई तस्वीर नहीं थी और जब उन्हें यह तस्वीर मिली तो वह मुँह मांगी रकम देने को तैयार हो गए। और आज़ाद तो एक प्रखर देशभक्त थे। काकोरी कांड में फरार होने के बाद से ही उन्होंने छिपने के लिए साधु संत का वेश बनाना सीख लिया था। लेकिन अब दिन आता है 27 फरवरी 1931 का। इस दिन होता क्या है कि इलाहाबाद में पुलिस के सीआईडी प्रमुख जेआरएच नॉट वोबर को कोई सूचना दे देता है कि आज़ाद अल्फ्रेड पार्क में है, जहां वह सुखदेव से बात कर रहे हैं। तो होता यह है कि पुलिस पार्क में पहुंचती है और पार्क को घेर लिया जाता है और डीएसपी ठाकुर विश्वेश्वर सिंह के साथ कांस्टेबल गोलीबारी शुरू करते हैं। लेकिन आज़ाद सुखदेव को कवर फायर देकर वहां से जाने को कहते हैं और वह सुरक्षित रूप से बाहर चले जाते हैं। लेकिन आज़ाद खुद को बचाने के लिए पेड़ के पीछे जाते हैं और फायर करते हैं। लेकिन यहाँ से दिक्कत ये कि उनके पास एक बंदूक और बाहर तो पूरी फोर्स खड़ी है। और चंद्रशेखर आज़ाद अपने आज़ाद रहने की प्रतिज्ञा पर खरे उतरते हुए और कभी अंग्रेजों के हाथ जिंदा न पकड़े जाने पर अपनी बंदूक की आखिरी गोली से खुद को सिर में गोली मार देते हैं। और महज 25 साल की उम्र में चंद्रशेखर आज़ाद अपनी शहादत दे देते हैं। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।